बदलता भारत कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीए न्यूज। कल से लगातार 3 दिनों तक संसद का विशेष सत्र चलने वाला है, वो भी भारत की आधी आबादी के लिए, ताकि वो भारत की राजनीति में सीधे दखल रख सके तथा भारत के सभी फैसले में सीधे शामिल हो सके। देश की संसद इस पर अपना महत्वपूर्ण निर्णय ले उसके पहले ही इस अति संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय का भी राजनीतिकरण हो चुका है। ऐसे में आज एबीए न्यूज इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और आंकड़ा रख रहा है, ताकि यह सच सभी तक पहुंच सके और देश की संसद में इस गंभीर विषय पर गंभीरता और जिम्मेवारी के साथ चर्चा करें और सर्वसम्मति से इसे पास कर आधी आबादी को उसका हक सम्मान के साथ दें। हम सभी को भगवान शिव के उस रूप को भी याद रखना चाहिए, जिसमें वो अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर पूरी दुनिया को स्पष्ट संदेश दिए हुए हैं। आज का बदलता भारत कार्यक्रम भारत की नारी शक्ति को समर्पित है। किसी देश की कहानी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब खामोशी नारों से ज्यादा बोलती है, जब बार बार की देरी इरादों पर सवाल खड़े करती है। महिला आरक्षण बिल की कहानी भी ऐसी ही है। दशकों तक वादे हुए, बहस हुई, समर्थन की बातें हुई, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं बदला। और आज भी एक सवाल बना हुआ है, अगर सब इसके समर्थन में थे तो इसे कानून बनने से रोका किसने? 1996 में पहली बार यह बिल लाया गया, जिसका मकसद था संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देना। यह भारत की राजनीति को बदल सकता था, लेकिन बहस और हंगामे में यह बिल अटक गया और लोकसभा भंग होने के साथ ही खत्म हो गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो इस बिल को बार बार आगे बढ़ाने की कोशिश हुई। 1998, 1999 और 2003 में, लेकिन हर बार बहस की जगह हंगामा हुआ और बिल आगे नहीं बढ़ पाया। 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह की ऊपा सरकार के पास पूरा समय और बहुमत था। 2008 में बिल फिर लाया गया। 2010 में राज्यसभा से पास भी हो गया। ऐसा लगा कि अब इंतजार खत्म होगा, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? बिल को लोकसभा में लाया ही नहीं गया, आखिरी कदम कभी उठाया ही नहीं गया और फिर से यह बिल खत्म हो गया। यही सबसे बड़ा फर्क दिखता है। सालों तक महिलाओं के सशक्तिकरण की बात हुई, लेकिन जब फैसला लेने का समय आया तो कदम पीछे खींच लिए गए। बातें हुई, लेकिन फैसला नहीं हुआ। फिर सितंबर 2023 में मोदी जी के नेतृत्व में करीब 30 साल का इंतजार खत्म हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोनों सदनों से पास हुआ। वही संसद, वही राजनीति, लेकिन इस बार नतीजा अलग था। अब सवाल फिर वही है, अगर आज हो सकता था तो पहले क्यों नहीं? अगर सहमति बन सकती थी तो सालों तक क्यों नहीं बनी? महिलाओं को उनका हक इतने सालों तक क्यों नहीं मिला? इन सवालों के जवाब उन फैसलों में छिपे हैं जहां राजनीति महिलाओं के अधिकारों से ऊपर रखी गई। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक स्पष्ट असंतुलन रहा है। महिलाएं, जो आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, वे उन संस्थाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं पा सकी जो कानून और राष्ट्रीय नीतियां तय करती हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसी सोच का सबसे स्पष्ट उदाहरण है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को राजनीति के हाशिए से मुख्य धारा में लाना है। यह कानून लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित करता है, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के कोटे भी शामिल हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक न रहकर शासन व्यवस्था का स्थायी हिस्सा बने। यह कोई अस्थायी बदलाव नहीं, बल्कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन को संतुलित करने की सिस्टमैटिक शुरुआत है। इस सुधार की सबसे बड़ी खासियत इसका व्यापक प्रभाव है। आज लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिनमें केवल लगभग 78 महिला सांसद हैं, यानी करीब 14% प्रतिनिधित्व। परिसीमन और 33% आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा की सीटें बढ़कर 816 से अधिक हो सकती हैं, जिनमें 273 से ज्यादा महिला सांसद होंगी। इसी तरह राज्य विधानसभाओं में जहां अभी महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व लगभग 9% है, वह बढ़कर 33% से अधिक हो सकता है। अनुमान है कि 6100 से ज्यादा सीटों में
2000 से अधिक महिला विधायक होंगी। यह बदलाव सिर्फ संख्या का नहीं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया के स्वरूप का है, जहां अधिक महिलाएं सीधे कानून और नीतियां बनाने में भाग लेंगी। परिसीमन से जुड़े होने के कारण यह प्रक्रिया किसी भी राज्य के प्रतिनिधित्व को घटाए बिना लागू होगी, जिससे संघीय संतुलन भी बना रहेगा और नए अवसर भी बनेंगे। आरक्षित सीटों का रोटेशन यह सुनिश्चित करेगा कि समय के साथ अलग अलग क्षेत्रों की महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिले और एक व्यापक नेतृत्व वर्ग विकसित हो। इस सुधार की जरूरत भारत के जमीनी अनुभव से भी स्पष्ट होती है। पंचायती राज संस्थाओं में 33% से अधिक और कई राज्यों में 50% तक आरक्षण के चलते आज स्थानीय स्तर पर लगभग आधे प्रतिनिधि महिलाएं हैं। इससे शासन की प्राथमिकताओं में स्पष्ट बदलाव आया है। पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया गया है। यदि इस प्रभाव को राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाया जाए तो नीतियों में और अधिक समावेशी बदलाव देखने को मिल सकता है। आज जब भारत खुद को वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जा रहा है और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समावेशी शासन पर जोर महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को इस परिवर्तन के केंद्र में रखता है। महिला आरक्षण बिल के पीछे यही स्पष्ट सोच है कि महिलाओं ने जिन क्षेत्रों में प्रगति की है वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी दिखाई दे, ताकि वे देश के भविष्य को आकार देने में सीधे भागीदार बन सके। इस तरह महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार का एक निर्णायक कदम है, जो लंबे समय से चले आ रहे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को ठीक करता है। यह लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को मजबूत करता है और यह सुनिश्चित करता है कि भारत की विकास यात्रा उन आवाजों द्वारा संचालित हो जो वास्तव में उसके समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। ऐसे ही कार्यक्रम के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। YouTube, Instagram, Facebook को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।